नमस्कार। आज हम भारत के दो बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बात करेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। हाँ। उनकी भूमिकाएं क्या हैं, प्रक्रियाएं क्या हैं, इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। हाँ। हमारे पास संविधान के भाग 5 से जुड़े कुछ दस्तावेज भी हैं। हाँ, नमस्कार। और ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये दोनों पद मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भारत की पूरी संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र में है ना? बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि ये जो थोड़ी जटिल संवैधानिक बातें हैं उन्हें आसान भाषा में समझें कि ये पद असल में काम कैसे करते हैं। जैसे अक्सर कहते हैं कि राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख हैं, क्या ये सच है? और उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या सिर्फ राज्यसभा तक ही सीमित है? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, शुरुआत संविधान से ही करते हैं। अनुच्छेद 52 वो साफ कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये संघ की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। अच्छा। और फिर अनुच्छेद 53 ये भी बताता है कि संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है वो सब राष्ट्रपति में ही निहित है। वे हमारी रक्षा सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी हैं। उन्हें देश का प्रमुख, पहला नागरिक और डी ज्यूर यानी कानूनन प्रमुख माना जाता है। कानूनन प्रमुख। हाँ। हालांकि ये जानना जरूरी है, जैसा कि संसदीय प्रणाली में होता है, कि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल असल में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। ये महत्वपूर्ण है। तो फिर इस सर्वोच्च पद के लिए चुनाव कैसे होता है? मतलब ये आम जनता वाले चुनाव जैसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान का अनुच्छेद 54 एक खास निर्वाचक मंडल की बात करता है। इलेक्टोरल कॉलेज जिसे कहते हैं। कौन कौन होते हैं इसमें? हाँ, देखिए, इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इनके निर्वाचित सदस्य होते हैं। सिर्फ निर्वाचित, मनोनीत हैं? जी नहीं, मनोनीत सदस्य इसमें वोट नहीं डालते। और साथ ही सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य यानी एमएलएस। और हाँ, 70वें संशोधन के बाद से दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल हैं। अच्छा। और ये चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 वो भी थोड़ी अलग है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत, एसटीवी जिसे कहते हैं, गुप्त मतदान से ये सिस्टम क्यों अपनाया गया? हमारे यहाँ तो ज्यादातर चुनाव फर्स्ट पास द पोस्ट से होते हैं। हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, एसटीवी प्रणाली का मकसद ये है कि राष्ट्रपति चुनाव में अलग अलग राज्यों और पार्टियों का ठीक से प्रतिनिधित्व हो। ये सिर्फ बहुमत वाले को जिताने की बजाय वरीयता के आधार पर वोट ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। इससे जो अल्पसंख्यक विचार हैं उनको भी थोड़ी अहमियत मिलती है और एक तरह से ज्यादा सर्वसम्मति वाला उम्मीदवार चुना जाता है। ये भारत की विविधता को दर्शाता है बेसिकली। और वो कुछ शर्तें भी हैं मैं चुनाव लड़ने के लिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह? हाँ, बिल्कुल। उम्मीदवार को 15,000 रुपए की सुरक्षा राशि आरबीआई में जमा करनी होती है और कम से कम 50 निर्वाचक प्रस्तावक के तौर पर और 50 समर्थक के तौर पर चाहिए होते हैं। 50-50, ये तो काफी है। हाँ, ये पद की गंभीरता को दिखाता है। आपने वोटों के प्रतिनिधित्व की बात की। मैंने सुना है कि हर एमएलए और एमपी के वोट की कीमत या मूल्य भी अलग होता है। वो कैसे तय होता है? हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का। एक एमएलए के वोट का मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या को वहां के चुने हुए एमएलएस की संख्या से भाग देते हैं। फिर जो आता है उसे 1000 से और भाग देते हैं। अच्छा, थोड़ा जटिल है। हाँ, पर इसका लॉजिक है। इससे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों का वजन ज्यादा होता है, पर प्रति विधायक वोट का मूल्य बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। और फिर एक सांसद के वोट का मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों के एमएलएस के वोटों का कुल मूल्य जोड़कर उसे संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे देते हैं। इसका पूरा मकसद राज्यों और केंद्र के बीच और अलग अलग राज्यों के बीच भी प्रतिनिधित्व में एक तरह की समानता, पैरिटी लाना है। समझ गया। अच्छा, अब कार्यकाल की बात करें। अनुच्छेद 56 कितने समय के लिए चुने जाते हैं राष्ट्रपति? कार्यकाल होता है 5 साल का, जिस दिन वो पद ग्रहण करते हैं उस तारीख से। और अगर वे पहले पद छोड़ना चाहें तो? हाँ, वे अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकते हैं। और क्या कोई दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? जैसे अमेरिका में तो 2 बार की सीमा है। हाँ, अनुच्छेद 57 इस बारे में साफ कहता है। भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है। ये अमेरिका से अलग है। हमारे यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। अच्छा।
एक और फर्क है अमेरिका से, वहाँ राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से नागरिक होना जरूरी है, जबकि भारत में अगर कोई व्यक्ति बाद में भी नागरिक बना है, मतलब नेचुरलाइज सिटीजन है, तो वो भी राष्ट्रपति बन सकता है, बस बाकी योग्यताएं पूरी हों। तो ये बाकी योग्यताएं क्या हैं? अनुच्छेद 58 में होंगी शायद। जी, पहली तो भारत का नागरिक हो, दूसरी 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, तीसरी वो लोकसभा का सदस्य चुनने जाने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य? ये क्यों? शायद इसलिए कि लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, तो ये एक तरह से जनता के प्रतिनिधित्व से जुड़ाव दिखाता है। और चौथी शर्त है कि वो कोई लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण ना करता हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय अथॉरिटी के अधीन। ये लाभ का पद का मुद्दा हमेशा उठता रहता है। क्या संविधान बताता है कि ये क्या है? नहीं, संविधान में इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ये समय समय पर संसद कानून बनाकर या फिर अदालतों की व्याख्या से तय होता है। मूल सोच ये है कि विधायिका और कार्यपालिका अलग रहें और कोई सदस्य पैसों के लालच में कार्यपालिका के असर में ना आ जाए। हालांकि ये साफ किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है। योग्यताओं के अलावा पद पर बने रहने की भी कुछ शर्तें हैं। अनुच्छेद 59? हाँ, कुछ जरूरी शर्तें हैं। जैसे राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते। अगर कोई सदस्य चुना जाता है तो राष्ट्रपति का पद संभालने से पहले उसे अपनी सीट छोड़नी होगी। वो कोई और लाभ का पद भी नहीं ले सकते और उनके कार्यकाल के दौरान उनका वेतन भत्ता कम नहीं किया जा सकता। ये तो सही है, ताकि वो बिना दबाव के काम कर सकें। बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण रस्म होती है शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 60। हाँ, राष्ट्रपति अपना पद संभालने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI के सामने शपथ लेते हैं। अगर CJI नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज होंगे उनके सामने। वे संविधान और कानून की रक्षा करने और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में लगे रहने की शपथ लेते हैं। ये तो ही सामान्य बात है, लेकिन मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगे, तब क्या? वो अनुच्छेद 61 में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है ना, वो तो सुनने में ही बहुत गंभीर लगती है। हाँ, ये बहुत ही गंभीर और असाधारण प्रक्रिया है। इसे अर्ध न्यायिक यानी क्वेजी जुडिशियल माना जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी लाया जा सकता है। अच्छा। लेकिन शर्त यह है कि ऐसा प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित नोटिस देना होगा और उस नोटिस पर जिस सदन में प्रस्ताव ला रहे हैं उसके कम से कम 1/4 सदस्यों के दस्तखत होने चाहिए। 1/4 सदस्य? और फिर पास कैसे होता है? साधारण बहुमत से? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस सदन में प्रस्ताव आया है उसे अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से, उसे पास करना होता है। ये बहुत मुश्किल है। 2/3 बहुमत पूरी सदस्य संख्या का? हाँ, अगर एक सदन पास कर देता है तो फिर दूसरा सदन उन आरोपों की जांच करता है या करवाता है। राष्ट्रपति को पूरा हक होता है कि वो जांच के दौरान खुद मौजूद रहें या अपना प्रतिनिधि भेजें, अपना पक्ष रखें। और अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी उस प्रस्ताव को अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पास कर दे तो फिर राष्ट्रपति को उसी तारीख से पद से हटावा मान लिया जाता है। बाप रे, ये तो वाकई बहुत ही सख्त प्रक्रिया है। और इसमें एक बात और है ना कि महाभियोग में संसद के सभी सदस्य वोट करते हैं, चुने हुए भी और मनोनीत भी। हाँ, जबकि चुनाव में सिर्फ चुने हुए सदस्य थे। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण फर्क है। और राज्यों की विधानसभाओं का इसमें कोई रोल नहीं होता। क्यों? शायद लॉजिक ये है कि चुनाव में राज्य शामिल थे क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश के प्रतिनिधि हैं, लेकिन महाभियोग का मामला संघ के प्रमुख द्वारा संविधान के उल्लंघन का है, तो ये पूरी तरह संसद का यानी संघीय विधायिका का मामला है। अच्छा, पर ये जानना राहत की बात है कि आज तक भारत में किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग जलाने की नौबत ही नहीं आई है। ये प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली है, पर कुछ बदलावों के साथ। अच्छा, अगर राष्ट्रपति का पद 5 साल पूरे होने से पहले खाली हो जाए, मान लीजिए मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दें या महाभियोग से हट जाएं, तब क्या होता है? ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 62 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। अच्छा, उपराष्ट्रपति। हाँ, और अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो या वो भी उपलब्ध न हो, तो फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI
कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। CJI। और अगर वो भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज होंगे वो। लेकिन ये व्यवस्था सिर्फ 6 महीने के लिए हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा। सिर्फ 6 महीने? जी, संविधान कहता है कि पद खाली होने के 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। हाँ, अगर पद खाली हो रहा है कार्यकाल पूरा होने की वजह से, तब तो चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पहले ही करा लिया जाता है, ताकि कोई गैप ना आए। समझ गया। अब राष्ट्रपति की शक्तियों पर आते हैं। उनकी एक शक्ति काफी चर्चा में रहती है, अनुच्छेद 72, क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर। ये क्या है? हाँ, ये राष्ट्रपति को अधिकार देती है कि वो किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ कर सके या कम कर सके या बदल सके। ये शक्ति तब इस्तेमाल होती है जब सजा किसी केंद्रीय कानून के तहत मिली हो, या सैन्य अदालत ने दी हो, या फिर मौत की सजा हो। इसमें किस किस तरह की राहत मिल सकती है? इसमें कई तरह की राहतें हैं। एक है क्षमा यानी पार्डन, जिसमें सजा और दोष दोनों पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। फिर है लघुकरण यानी कॉम्यूटेशन। इसमें सजा की प्रकृति बदल देते हैं, जैसे मौत की सजा को उम्र कैद में बदलना। एक है परिहार यानी रिमिशन। इसमें सजा की प्रकृति नहीं बदलते, बस उसकी अवधि कम कर देते हैं, जैसे 2 साल की सजा को 1 साल करना। फिर विराम है यानी रेस्पाइट है, जिसमें किसी खास वजह से, जैसे कोई शारीरिक अक्षमता हो या महिला गर्भवती हो, तो सजा कम कर दी जाती है। और एक है प्रविलंबन यानी रिप्रीव। इसमें सजा के अमल पर, खासकर मौत की सजा पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है, ताकि दोषी को क्षमा वगैरह मांगने का समय मिल जाए। कई तरह की हैं। क्या ऐसी ही शक्ति राज्यों के राज्यपालों के पास भी होती है? हाँ, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपालों को भी क्षमादान की शक्ति है, लेकिन 2 मुख्य फर्क हैं। पहला, राष्ट्रपति मौत की सजा को पूरी तरह माफ कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकते। हाँ, वो उसे टाल सकते हैं, कम कर सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति सैन्य अदालतों, कोर्ट मार्शल की सजाओं को भी माफ कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं, क्योंकि सेना केंद्र का विषय है। अच्छा, क्या राष्ट्रपति की शक्ति पर कोई न्यायिक रोक-टोक है? मतलब क्या कोर्ट इसमें दखल दे सकता है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। पहले ऐसा माना जाता था कि ये राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है, कोर्ट इसमें नहीं पड़ सकता। लेकिन फिर केहर सिंह केस 1988 और उसके बाद के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ये शक्ति बेलगाम नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है कि राष्ट्रपति का फैसला मनमाना है या अतार्किक है या किसी गलत इरादे से लिया गया है या भेदभावपूर्ण है, तो कोर्ट उसमें दखल दे सकता है। अच्छा, मतलब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। हाँ, लेकिन कोर्ट केस के मेरिट को दोबारा नहीं देखता, वो सिर्फ फैसला लेने की प्रक्रिया को देखता है कि वो सही थी या नहीं। वैसे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में जजों की नियुक्ति भी आती है, CJI, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज। और अनुच्छेद 143 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी मांग सकते हैं किसी कानूनी सवाल पर, हालांकि वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। चलिए, राष्ट्रपति के बाद अब देश के दूसरे सबसे अहम संवैधानिक पद पर आते हैं, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 63 कहता है कि एक उपराष्ट्रपति होगा। इनकी मुख्य भूमिका क्या है? देखिए, उपराष्ट्रपति की 2 मेन भूमिकाएं हैं। पहली और सबसे प्रमुख, जो अनुच्छेद 64 में है, वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। पदेन सभापति? हाँ, मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। इस रोल में वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, कार्यवाही चलाते हैं। और उनकी दूसरी भूमिका है अनुच्छेद 65 के तहत, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, मृत्यु, इस्तीफा, महाभियोग वगैरह से, या राष्ट्रपति बीमार हो या देश से बाहर हो, मतलब अपने काम न कर पा रहे हो, तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, इनका चुनाव कैसे होता है? अनुच्छेद 66, क्या ये भी राष्ट्रपति जैसा ही है? प्रक्रिया तो ऐसी है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, STV, गुप्त मतदान, लेकिन निर्वाचक मंडल वो काफी अलग है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य वोट डालते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। सभी, मनोनीत भी? हाँ, इसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं का इसमें कोई रोल नहीं होता। अच्छा, ये फर्क क्यों? शायद इसलिए कि उपराष्ट्रपति की मुख्य भूमिका राज्यसभा के सभापति की है, जो कि संघीय विधायिका का हिस्सा है।
जबकि राष्ट्रपति तो पूरे संघ के प्रमुख हैं, जिसमें राज्य भी आते हैं। हाँ, ये लॉजिक हो सकता है। और इनकी योग्यताएं, क्या वो राष्ट्रपति जैसी ही हैं? ज्यादातर वही है। भारत का नागरिक, 35 साल उम्र, लाभ के पद पर ना हो। लेकिन एक बड़ा फर्क है, राष्ट्रपति के लिए लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता चाहिए थी, इनके लिए राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य, ठीक है। और वो प्रस्तावक समर्थक वाली बात? इनके लिए 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक चाहिए होते हैं। राष्ट्रपति के लिए 50-50 थे। सुरक्षा राशि उतनी ही है, 15,000 रुपए। अच्छा, कार्यकाल कितना होता है इनका और हटाने का तरीका? अनुच्छेद 67, कार्यकाल इनका भी 5 साल का ही होता है पद ग्रहण करने की तारीख से, और ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग से थोड़ी अलग और सरल है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है। सिर्फ राज्यसभा में? हाँ, और इसे पास करने के लिए राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है। इसे इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं। मतलब सदन की जो उस समय की कुल स्ट्रेंथ है, उसमें से खाली सीटों को हटाकर जो बचता है, उसका बहुमत। ओके, इफेक्टिव मेजॉरिटी। हाँ, और जब राज्यसभा इसे पास कर दे तो इस पर लोकसभा की सहमति भी चाहिए होती है, साधारण बहुमत से। इसके लिए भी 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है। और अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए कार्यकाल पूरा होने से पहले, जैसे राष्ट्रपति के लिए कार्यवाहक की व्यवस्था थी, इनके लिए भी है? नहीं, राष्ट्रपति पद के उलट उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर किसी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 68 कहता है कि अगर पद मृत्यु, इस्तीफे या हटाए जाने से खाली होता है तो चुनाव यथाशीघ्र, मतलब जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए। कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं दिए, पर जल्दी कराना होता है। और कार्यकाल पूरा होने पर तो चुनाव पहले ही करा लेते हैं। इनकी शपथ अनुच्छेद 69 राष्ट्रपति दिलाते हैं या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। एक आखिरी सवाल, अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर ही कोई विवाद हो जाए, कोई शक हो, तो उसका फैसला कौन करता है? अनुच्छेद 71 इस बारे में बिल्कुल साफ है। ऐसे सारे विवादों और शंकाओं की जांच और निपटारा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही फाइनल होता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव रद्द कर दे तो? किए थे, वो रद्द नहीं होते, वो मान्य रहते हैं। और चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते कि भाई इलेक्टोरल कॉलेज में कुछ सीटें खाली थीं। अच्छा, जाते जाते कुछ मजेदार बातें भी हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। हाँ, वो पहले उपराष्ट्रपति थे हमारे। और हामिद अंसारी जी भी 2 बार रहे। और उनके बारे में एक और खास बात है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 3 अलग-अलग राष्ट्रपतियों के साथ काम किया। प्रतिभा पाटिल जी, प्रणब मुखर्जी जी और रामनाथ कोविंद जी। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वाह, तो ये थी हमारी आज की बातचीत भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों पर। हमने उनकी संवैधानिक भूमिकाएं, चुनाव के तरीके, शक्तियां और बाकी पहलुओं को समझने की कोशिश की। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति भले ही नाम मात्र के प्रमुख कहे जाते हों संसदीय व्यवस्था में, लेकिन वे राष्ट्र की एकता, अखंडता के प्रतीक हैं, संविधान के संरक्षक हैं। उनकी भूमिका औपचारिक होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उपराष्ट्रपति वो न सिर्फ राज्यसभा को चलाते हैं, बल्कि राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में एक निरंतरता बनाए रखते हैं। हमारे पास जो राष्ट्रपतियों और उपराष्ट्रपतियों की लिस्ट है ना, स्रोत दस्तावेजों में, वो भी इन पदों के इतिहास को दिखाती है। बिल्कुल। आज की चर्चा से कई बातें साफ हुई। एक सवाल अब भी मेरे मन में घूम रहा है, शायद आगे सोचने के लिए। क्या? अब वो समाधान शक्ति के बारे में सोच रहे हैं कि वो एक कार्यपालिका शक्ति है और न्यायपालिका सजा देती है, तो इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनता है? खासकर जब हमने देखा कि कुछ मामलों में, जैसे कहर सिंह केस में, न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल वही। ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का जो रिश्ता है, शक्ति संतुलन है, उसका एक दिलचस्प उदाहरण है ये। निश्चित रूप से इस पर सोचने रहना चाहिए एकदम से। इसी विचार के साथ आज के लिए यहीं रुकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराई में उतरने के लिए।